Everyone, welcome to It's Dimension channel. So today we are going to see a very important 20 marker from organon subject, that is types of second prescription. So let's begin. There are total 10 types. First is a repetition of first prescription, antidote to second prescription, change of remedy, complementary to first prescription, cognate, change of plan of treatment, intercurrent remedies, miasmatic remedies, no-sodes and palliative remedies. So first we are going to see regarding the repetition of first prescription. So in repetition, we are going to see both the remedy repetition and the potency repetition. So first we are going to see regarding the repetition of the remedy. So इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट में हमें repetition करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का कभी. So first condition, after initial relief following the first prescription, the original symptoms return after a variable period having the same generals and particulars. कुछ समय बाद लाइक मे बी 7 days 10 days आपका पेशेंट आपके पास वापस रिटर्न आएगा एंड वो बोलेगा मुझे वापस सारे सिम्टम्स आने लगे हैं. सो तभी हमें रेपिटेशन ऑफ द सेम मेडिसिन हैज टू बी थिंक. It means the first prescription was a good one. The case is curable. The second prescription must be a repetition of the former. Yes. So हमें वापस वो medicine repeat करना पड़ेगा. The same medicine which we have given. Now, second condition is after some improvement, the action of the medicine stops. The case comes to a standstill position. कुछ समय बाद इवन आफ्टर गिविंग मेडिसिन, लेकिन वो पेशेंट को इंप्रूवमेंट ही नहीं दे रहा है. अ केस पूरा स्टैंड स्टिल हो गया है, ना बेटर हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है. इट हैज बिकम द सेम, जितना था उतना ही. सो इवन आफ्टर वेटिंग फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, इफ नो आउटकम सिम्टम्स हैव अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड, रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस मेडिसिन मे हेल्प टू कंप्लीट द क्योर. सो थोड़े टाइम तक हम वेट किए, उसके बाद भी कुछ अलग सिम्टम्स पेशेंट में दिखे नहीं, लेकिन वही सिम्टम्स वैसे ही है. सो वापस हमें रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस, दैट इज जो हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में दिया था, वही सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में रेमेडी देनी है. नाउ नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ द पोटेंसी. अभी पोटेंसी रेपिट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे है हमारे पास. फर्स्ट इज रॉबर्ट्स कॉन्सेप्ट, केंट कॉन्सेप्ट एंड हैनीमैन कॉन्सेप्ट. तीनों ने ऑलमोस्ट सेम चीजें बोली है बट इन अनदर वे. सो फर्स्ट इज रॉबर्ट्स कॉन्सेप्ट. द पोटेंसी रिक्वायर्स टू बी चेंज्ड व्हेन इट हैज एग्जॉस्टेड इट्स एक्शन एंड इज इनकेपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग फर्दर. सो रॉबर्ट सर बोलते हैं कि जो पोटेंसी हमें चेंज करनी चाहिए जब वो आगे रिलीफ नहीं दे रहा है पेशेंट को, क्योंकि वो अभी उसका काम उतना ही था, तो वो उतना ही केपेबल था जितना रिलीफ दे सके. तो हमें पोटेंसी चेंज करनी पड़ेगी, मे बी हायर वन. Now next is Kent concept says that same potency should not be repeated on more than 2 occasions. Kent सर बोलते हैं कि 2 potency, एग्जाम्पल 30 potency और 90 potency और 200 potency हमें 2 फॉलोअप में रिपीट, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करनी चाहिए. The next is Henneman concept says that the idea of changing slightly the potency of the next dose, the same potency not been repeated again and has recorded favorable effects. तो Henneman सर बोलते हैं कि हर टाइम हम थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करते हैं पोटेंसी को तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का है एंटीडोट टू फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स बट नॉट ओल्ड, नॉट द सिम्टम ऑफ द डिजीज बट बिलोंगिंग टू द मेडिसिन गिवन. मतलब जब हमने मेडिसिन दिया था, पेशेंट के ओल्ड सिम्टम्स तो नहीं बट कुछ और न्यू सिम्टम्स पेशेंट लेकर आता है फॉलोअप में, और वो हम प्रॉपर जांच करने के बाद वी गेट टू नो दिस इज अ मेडिसिनल सिम्टम्स. तो इन दिस कंडीशन क्या करना चाहिए? The new symptoms should be examined carefully whether they belong to the pathogenesis of the medicine. Correct. It is possible that those symptoms are the symptoms of the drug that he has been administered and that it looks like a proving. क्योंकि ये medicine correct नहीं थी उसके सिमिलिमम से. We must antidote the medicine. एंटीडोट कैसे करेंगे? प्रॉपर केस टेकिंग, वापस हम सारा सिम्टम्स उसके लेंगे. देयर आर सम रेमेडीज, कुछ बुक्स में मेंशन किए गए लाइक बोरिक में कि कौन से रेमेडी का कौन सा एंटीडोट प्रेजेंट है, बट स्टिल वी कैन टेक अ फुल इन डिटेल केस टेकिंग प्लस न्यू सिम्टम्स, तो हम एंटीडोट कर सकते हैं प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही. नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ द रेमेडी having no relation with the first prescription. After the administration of the medicine, when a striking new groups of symptoms appears somewhere in the body relative to the patient, leading to entire change of the base in the symptoms. इसका मतलब ये अलग है एंटीडोट से. एंटीडोट में हमें मिल रहे थे मेडिसिनल के सिम्टम्स, यहाँ पे पेशेंट के खुद के डिजीज सिम्टम्स हमें और ज्यादा देखने मिल रहे हैं, तो तभी हमें वापस रेमेडी चेंज करने की इंपॉर्टेंट पड़ेगी इन द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन. सच एज द पेशेंट हैज नेवर हैड दिस न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मीन्स दैट अ न्यू रेमेडी मस्ट बी कंसिडर्ड. Under such circumstances, the change of the remedy will be the second prescription. Change the remedy if the symptoms have changed, provided the patient has not improved. Now, next fourth point is complementary to the first prescription. It is usually the case when the first remedy is the acute one and it is to be complemented with constitutional medicines for the completion of the cure. एग्जाम्पल के लिए पेशेंट आता है अक्यूट एक्सैजर्बेशन स्टेट में, उसके सारे अक्यूट सिम्टम्स पहले देते हैं. सो वो अक्यूट सिम्टम्स कुछ हद तक ही क्लियर कर पाते हैं, मे बी बार बार रिकरेंस आता रहता है. सो उस वक्त हम कॉम्प्लीमेंट्री उसका प्रॉपर फुल डिटेल केस टेकिंग लेके अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को भी दे सकते हैं. एग्जाम्पल, बेलाडोना वाज गिवन अक्यूटली फॉर पेशेंट हेडेक बट रिलीफ अचीव्ड सम टाइम लेटर ड्यू टू रिकरेंट हेडेक पेशेंट को होने लगा. सो हमने प्रॉपर केस टेकिंग पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एडवाइस किया. इट वॉज अ कैलकेरिया का टू गेट अ कंप्लीट क्योर. Now next is cognate. The medicines which are closely related to each other are known as cognates. इसका मीनिंग एग्जाम्पल के द्वारा
समझा सकते हैं. Example is patient constitution is sepia, but when acute attacks of fever fail to recover by sepia, its complementary remedy nux vomica cures it. Again sepia can be continued. मतलब कुछ बुक्स में you have learned, you have seen कि कुछ बुक्स में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस दिए गए हैं कुछ रेमेडीज के, लाइक नक्स सेपिया का है नक्स वोमिका. सो पेशेंट अगर सेपिया होने के बावजूद भी जब उसका अक्यूट स्टेट आता है वाइल ट्रीटमेंट तो उसको फीवर आ जाता है, बट आफ्टर गिविंग ऑल्सो सेपिया इज नॉट फीलिंग वेल, तो उस समय उसका कॉम्प्लीमेंट्री नक्स वोमिका उसको क्योर कर देता है. हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री काम करेगा ऐसा नहीं है, बट इन डिटेल केस टेकिंग, because homeopathy is based on symptom similarity, so in detail case taking is very much important in this also. Change of plan of treatment. When a patient is treated for a particular miasm with corresponding anti-miasmatic medicine, मतलब anti-miasmatic treatment के बारे में बात किया जा रहा है. Often observe that symptoms of another miasm has come up in prominence with disappearance of previous miasm treated. मतलब patient was a soric miasm, so हमने anti-soric से treat किया, लेकिन फिर उसके बाद उसका आ रहा है syphilitic miasm. So we have to treat with anti-syphilitic remedy with a proper case taking. So in such cases, the plan of treatment is to be changed and a new medicine is to be prescribed according to present symptoms of the patient. Now next is 7th point is intercurrent remedies. क्या होते हैं? Sometimes in a chronic case we find that the action of a well-indicated constitutional gets blocked and the patient refuses to make further progress. मतलब even though constitutional remedy होने के बावजूद भी, correct constitutional remedy होने के बावजूद भी, कुछ समय के बाद patient रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, इवन दो दैट रेमेडी इज करेक्ट, मतलब ये यहाँ कहीं तो ब्लॉक हो गया है. सो उस समय हमें इंटरकरेंट रेमेडीज हेल्प करेंगे. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वी शुड मेक अ डिटेल स्टडी ऑफ द सिम्टोमेटोलॉजी एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑकरेंस. मोस्टली ये ब्लॉक होने का कारण क्या रहेगा? जो बैकग्राउंड में मायाजम प्रेजेंट है जो कि एक्टिव है उसके कारण भी हो सकता है. So proper analysis from the miasmatic standpoint might indicate the type of miasm responsible for this block, as I said the same. And suitable anti-miasmatic remedy will help to remove and restore the constitutional remedy. मतलब आफ्टर रिमिटिंग द इंटरकरेंट मेडिसिन अगेन हमें कुछ दिन के बाद थोड़े रिलीफ पॉइंट्स मिले पेशेंट के, उसके बाद वापस हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं पेशेंट को. एग्जाम्पल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अ फ्यू डोजेस ऑफ ट्यूबरकुलिनम माइट प्रूव हेल्पफुल. मतलब इन डिटेल हिस्ट्री में हमें पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में मिला है ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है बट डोमिनेंट कर रहा है सूडोसुरा, सो तभी हमने ट्यूबरकुलोनिम मेडिसिन एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन दिया है पेशेंट को. The next is miasmatic remedies. A second prescription targeting the miasmatic background of the patient's condition may be necessary to address deep-seated or recurring patterns of disease. No sorts. They are prescribed as second remedy when there is a history of past infections, vaccinations or other disease-related factors that contribute to the current health status. मतलब कुछ past infections के कारण, example TB. So TB is caused by the mycobacterium. सो उसके बारे में, उसके वजह से पेशेंट को सिम्टम्स तकलीफें हैं अभी भी, सो तभी हम नोसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन. नाउ लास्ट इज पैलिएटिव रेमेडीज. इट इज प्रिस्क्राइब टू एलिविएट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स और प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ व्हाइल डीपर एक्टिंग रेमेडीज आर सॉट और एज पार्ट ऑफ सपोर्टिव केयर इन एडवांस और टर्मिनल स्टेजेस ऑफ इलनेस. जब लाइफ थ्रेटनिंग कोई केसेस रहती है या फिर जो डिजीजेस क्योर ही नहीं कर पाती है, तो उस समय हम सुपरफिशियल रेमेडीज दे सकते हैं, लाइक जो पैलिएशन करेगा पेशेंट को, रिलीफ दिएगा, वो भी टेम्पररी रिलीफ. लेकिन इस केस में भी रेपिटेशन कैसे करना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट माइट बी अ सेकंड रेपिटेशन. होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.